कि अगर किसी को शुगर हो गई या अर्ली स्टेज पर है, डॉक्टर ने उनको कहा दवाइयाँ खाएं, तो इसमें वो अपनी डाइट से इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? और फैटी लिवर के बाद आपका मोटापा होता है, फिर आप प्री डायबिटिक होते हैं, फिर डायबिटिक होते हैं। शुगर को कंट्रोल क्या करते हैं हम? उसके नंबरों के साथ खेलते रहते हैं। खाली पेट मेरी इतनी है, खाने के बाद इंसुलिन की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप नान, कुलचा, रोटी, डबल रोटी, आप इनने ये चीज़ें फ़र्ज़ करें कम कर दी हैं अपनी लाइफ में, डाइट में तो कम कर दी हैं, तो इंसुलिन की ज़रूरत भी कम। तो जब हम नहीं खाते तो वो फिर अल्लाह ताला का कुदरत ऐसी है कि उसको हमारी एनर्जी में कन्वर्ट कर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ जो नाजरीन हमारे देख रहे हैं उनका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज हम आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत सदका जारिया के लिहाज से बहुत प्यारी बातें लेकर आए हैं जो कि ऑथेंटिक भी हैं और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस भी हैं, जो कि हमारे जो नाजरीन चाहे पाकिस्तान में देख रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं उन सब के लिए फ़ायदेमंद है, हर एज ग्रुप के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं ये सिर्फ किसी जेंडर, मर्द, ख़वातीन, छोटा बच्चा, बूढ़ा, सबके साथ काबिले हम कह सकते कनेक्टेड है। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सईद अहमद ने। डॉक्टर सईद का अपनी फील्ड में 45 ईयर से ज़्यादा तजुर्बा है। तो आज मैंने सोचा इतने एक्सपीरियंस बंदे मेरे सामने बैठे तो वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही बताएं उन्होंने माशाल्लाह क्या क्या अपनी फील्ड में किया है। तो डॉक्टर सईद हमारे नाजरीन को बताएं कि थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ कामिल शाह फाउंडेशन का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं 45 ईयर से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ MBBS करने के बाद। तो इसके अलावा मेरी फील्ड जो स्पेशलिटी है वो है मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, इसको रिवर्स करना, इसको ख़त्म करना। यानी शुगर को, मोटापे को, ब्लड प्रेशर को, PCOS को, जोड़ों की तकलीफ़ों को, दर्दों को, इसको ख़त्म करना मेरी ये एक तरह से स्पेशलिटी है। और बाकी जो मैंने पिछले दिनों चाइना भी गया था, वहाँ भी इसी पे मैंने लेक्चर दिया था। वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही थी CMA PMA के मौजू पे। तो न्यूट्रिशन के बारे में, खाना क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए और कितना वज़न होना चाहिए, ये बुनियादी चीज़ें हैं जिस पे मेरा फोकस है। और इसी पे मैं भी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन पाकिस्तान और एसोसिएशन ऑफ फैमिली फिजिशियन पाकिस्तान, थ्रू आउट पाकिस्तान हमारा ये प्रोग्राम होता है जो हम डॉक्टर्स को जो जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको चैम्बर से निकाल के फ़ीस बिल्लाह उनकी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं और उन्हें गाइडलाइन में हम ये बताते हैं कि WHO की गाइडलाइन के मुताबिक प्रैक्टिस करनी है। और एक रेड मार्कर हम उनको सिखाते हैं कि यहाँ तक आपने ट्रीट करना है, उसके बाद आपने स्पेशलिस्ट को रेफ़र करना है और टाइमली रेफ़र करना है हॉस्पिटल में या स्पेशलिस्ट को। तो ये मेरी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सईद। डॉक्टर सईद, आपने कहा कि आपका तो इतने साल का तजुर्बा रह चुका है और अभी आप वेट लॉस के ऊपर और सारी खाने के ऊपर बात कर रहे हैं। आपने जिस चाइना में भी इस बारे में बात की। तो अभी जो अब जिस तरह हमारा रमज़ान का महीना है, इसमें हमारे पकोड़े, समोसे, ऑयली चीज़ों का इंटेक नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा हो जाता है। हम सारा दिन तो भूखा रहते हैं, रोज़ा की हालत में होते हैं, उसके बाद एकदम से फास्ट ऑयली चीज़ों पर चले जाते हैं। तो इसका हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये मोटापा है क्या, या इसको इस तरह लें कि हमारा वज़न होना कितना चाहिए। तो ये बात बड़े आसान तरीके से मैंने जो सर्च करके ढूंढी है ना, ये बिल्कुल ठीक है कि जितने इंचज़ आपका कद है ना, फ़र्ज़ करें आपका 5 फुट कद है तो 5 फुट के 60 इंचज़ बनेंगे, 60 इंचज़ बनेंगे। तो 60 इंच के मुताबिक 60 किलो वज़न होना चाहिए आपका। अच्छा, ये एक आप पेट फार्मूला अपना, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो हैं, ख़वातीन थोड़ा सा कम रखें तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी। तो ये एक मिथ बना लें ज़हन में। फिर दूसरा ये है कि जिस तरह की हमारी डाइट है, ना सिर्फ कि पाकिस्तान की, यूरोप की, अमेरिका की, अमेरिकन इस डाइट को जो हम खाते हैं, हम सब भी खाते हैं और वो भी खाते हैं, इसको वो अमेरिकन कहते हैं सैड डाइट। सैड डाइट का मतलब होता है स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, लेकिन है ये बहुत बुरी। उसमें होता क्या है, उसमें 85% कार्बोहाइड्रेट होता है, या अल्ट्रा रिफाइंड ऑयल है या कार्बोहाइड्रेट है। ये तीन ही चीज़ें हैं इसमें, जो 2-3 चीज़ें हैं जिससे ये बेसिकली हमारे अंदर जो है ख़राबी पैदा करती हैं। और उससे आपको सबसे पहले फैटी लिवर होता है,
फैटी लिवर के बाद आपका मोटापा होता है, फिर आप प्री डायबिटिक होते हैं, फिर डायबिटिक होते हैं। और जब डायबिटीज़ हो जाती है ना, तो फिर अक्सर मैं मरीज़ों से सवाल पूछता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ आपने शुगर ठीक क्यों करनी है? तो ये ना मरीज़ को पता होता है, ना ही बस वो कहता है, ना ही डॉक्टर को भी अक्सर पता होता है कि मैंने इसकी शुगर को कंट्रोल कैसे करना है। तो शुगर को कंट्रोल क्या करते हैं हम? उसके नंबरों के साथ खेलते रहते हैं। खाली पेट मेरी इतनी है, खाने के बाद इतनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही चलता रहता है। फास्टिंग में कितने, नॉन फास्टिंग में कितने। तो उसका ये है कि उसकी ज़िंदगी बेचारे की दांव पे लग जाती है। तो चाहे 10 साल बाद लग जाए, 20 साल बाद लग जाए, उसने होना ही है। तो जवाब मेरे सवाल का ये था कि आपने क्यों ठीक करनी है? आपने इसलिए ठीक करनी है कि आपने वाइटल 5 फंक्शन जो हैं वो बचाने हैं आपको। नंबर 1, अगर दिमाग पे असर करेगी, शुगर, हाई शुगर होगी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर होगी, तो वो आपका दिमाग पे आपका कॉग्निटिव फंक्शन होगा, डिप्रेशन होगा, अल्जाइमर होगा, फालज होगा। उसके बाद आपके आँखों पे असर करेगी शुगर, आंखें ज़ाया होंगी। उसके बाद आपके दिल पे असर करेगी तो दिल का दौरा पड़ेगा। गुर्दों पे असर करेगी तो गुर्दे फेल होंगे। टांग पाँव पे असर करेगी तो टांग पाँव कट जाएगा। तो ये उस सवाल का जवाब है, आसान है सवाल कि ये अगर शुगर आपने या मोटापा आपने ठीक क्यों करना है? आपने इन 5 बीमारियों से बचना है। अब अगर इन 5 बीमारियों से बचना है तो कैसे शुगर से बचें? शुगर से बचने का आसान और शुरू का तरीका ये है। ये भी मैंने बड़ी खोज लगा के ये चीज़ें देखी हैं कि आप अपने हाथों की ना पिछली साइड देखें। आप ऐसे अच्छा। इस तरह करके आप ये देखें, जिस तरह डॉक्टर अरूज को देखें। अनफॉर्चुनेटली ये देखें, ये जो जगह है ना, ये ज़्यादा डार्क है और हाँ। ये कम है। बिल्कुल ये है। इसी तरह आपके गर्दन के इर्द गिर्द जगह जो है वो ज़्यादा डार्क हो गई, बाकी स्किन से फेस से। अंडर आर्म जो है ये और प्रीनियम निचले वाला हिस्सा वो ज़्यादा ब्लैक होगा आपका। तो ये फर्स्ट साइन है कि आपको जो है फैटी लिवर शुरू हो गया हुआ है। बगैर अल्ट्रासाउंड करें हाँ। हम गाइड कर सकते हैं। कोई अल्ट्रासाउंड ना करें, कुछ ना करें, बाद में आप शर्त लगा के भी अल्ट्रासाउंड कर लें तो आप किसी न किसी लेवल पे फैटी लिवर होगा। तो फैटी लिवर होता क्यों है? फैटी लिवर कैसे होता है? फैटी लिवर होता है इससे है, जो कि जड़ है, मेन शुरू है। अब हमारे मुल्क में भी आलमोस्ट 85-90% बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में ये तकलीफ़ है फैटी लिवर की। तो फैटी लिवर का अभी तो कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास इसका ऐसा एक मैजिक रूल है कि अगर आप उसको करें तो आपको बगैर किसी दवाई के आप ठीक हो सकते हैं। वो मैजिक रूल क्या है? मैजिक रूल क्या है कि आप ये सोचें कि पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये फैटी लिवर होता कैसे है। फैटी लिवर होता है 2 चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट से और फ्रुक्टोज से। अब हम जो खाना खाते हैं ना, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, रोटी है, चावल है, बोतल है, जूस है, दूध है, दही है, फल है, बेकरी की चीज़ें हैं, ये सारी कार्बोहाइड्रेट हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को हज़म करने के लिए या मेटाबॉलाइज करने के लिए इंसुलिन की बहुत ज़रूरत है। अब वो कुछ जो हमारी इस्तेमाल का होता है जिससे हमारी एनर्जी बननी होती है, इंसुलिन उसकी तो कर देती है मेटाबॉलाइज। तो जो बाकी बच जाता है उसको लिवर में एज ए फैट डंप कर देती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। इंसुलिन आपको शुरू हो जाती है हाइपर इंसुलिनीमिया। खाली पेट एक आम बंदे की जो इंसुलिन चाहिए ना, वो होती है तकरीबन 1.5 यूनिट के करीब। 1.5 यूनिट में बंदा रात सोया होता है, ज़िंदा रहता है, काम भी करता है, जो भी है उसके दिल दिमाग सारा कुछ काम कर रहे होते हैं, सिर्फ जाग नहीं रहा होता। तो 1.5 यूनिट ज़रूरत होती है। अब 1.5 यूनिट जो होता है उसके लिए कितनी शुगर चाहिए? सिर्फ 1 चम्मच। यानी आपको 24 घंटे में 1 चम्मच शुगर की ज़रूरत है। शुगर का मतलब जो हम समझते हैं वो ये नहीं है शुगर बोतल, ये भी शुगर है। रोटी है, नान है, कुलचा है, डबल रोटी है, बेकरी है, फल है, बोतल है, जूस है, दूध है, दही है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। ये सारे कार्बोहाइड्रेट, इन सबको मेटाबॉलाइज करने के लिए आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अब जब फैटी लिवर हो गया तो जब कुछ तो शुरू में वो फैट जो है हमारे लिवर में डंप होना शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर वो बाहर निकलती है, फिर मसल में जाती है वो फैट, फिर हमारे मसल बड़े होने शुरू हो जाते हैं, फिर पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर चल।
फिर आपका वज़न कहाँ से कहाँ जाता है। कहाँ से तो वेट होना कितना चाहिए, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि वेट आपका होना चाहिए जितने इंचेस कद है, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, उतने केजी आपका वज़न होना चाहिए। तो इंचेस में जितने हैं उतने केजी, ये हेल्दी वेट है। ये एक आपको एक फार्मूला है, टिप है। अब होता क्या है कि जब हम इतना कुछ खाते हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जितना ज़्यादा, तो उतनी ही ज़्यादा फिर हमारी बॉडी से, पैनक्रियाज से, लुबलुबे से इंसुलिन भी निकलना शुरू हो जाती है। वो इंसुलिन इतनी निकलती है कि जब भी हम कोई जो मर्ज़ी खाएं, 4 बोतलें भी पी लेना, तो वो इंसुलिन इतनी ज़्यादा होती है, वो शुगर को फ़ौरन नीचे कर देती है। तो मरीज़ मोटा भी हो रहा होता है, फैटी लिवर भी उसको हो रहा होता है, थकावट भी होती है, लेथार्जी भी होती है, काम करने को दिल भी नहीं करता, और साथ साथ उसको थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर, जोड़ों की तकलीफ़, कॉग्निटिव फंक्शन, सुस्त रहना, जल्दी थकावट हो जाना, ये वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब उसकी शुगर चेक करते हैं तो शुगर नॉर्मल से भी कम होती है, तो वो मरीज़ भी खुश हो जाता है, डॉक्टर भी खुश हो जाता है, यार तुम्हें शुगर नहीं है। बेसिकली वो कारस्तानी होती है हाइपर इंसुलिनीमिया की, यानी जो इंसुलिन ज़्यादा निकल रही है आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा, वो फ़ौरन जो आप खाते हैं उसको फ़ौरन शुगर को तो नीचे कर देती है, साथ ही जो आपने एक्स्ट्रा खाया होता है उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है। तो वो आपका वेट बढ़ जाता है। आप समझते हैं कि जी मुझे शुगर नहीं। इसके रिजल्ट में आपको थकावट वगैरह स्टार्ट हो जाती है? इसमें थकावट है, लेथार्जी है। मैंने बेशुमार ऐसी औरतों को, लोगों को देखा है कि जो कहते हैं कि हमने इतने ज़्यादा ताकत की दवाइयाँ, ताकत के टीके, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बड़े महंगे महंगे टीके हैं, वो लगवाए हैं, लेकिन हमारी टांगों की दर्द नहीं जाती, थकावट नहीं। रात जब मैं आता हूँ तो मेरा दिल करता है मुझे कुछ दबाए। तो बेसिकली वो होते हैं, पेशेंट होते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया और प्री डायबिटिक के। तो आप उनको, मैंने बहुत दफ़ा ये तजर्बा भी किया है, उन लोगों को हम ऐसा कहते हैं कि आपने दिन में ना एक रोटी छोड़ दो। आप जब अगर आप 6 रोटियां खाते हो ना तो 5 खाओ, अगले हफ्ते आप 4 खाओ और चावल ना खाओ आप। तो यकीन जाने उनमें ऐसा ही है, मैजिकली उनमें इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उन कार्बोहाइड्रेट कम हो गया, उनका कम कार्बोहाइड्रेट हो गया, इंसुलिन भी कम हो गई उनकी। और अगर कुछ दवाइयाँ अब ऐसी आई हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं, जो कि हमारा जितना कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं ना, उसको पेशाब के ज़रिए 80 मिलीग्राम तक बाहर निकाल देती हैं। अच्छा। यानी उससे फैट लेकिन वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर आप लें, चाहे आपको शुगर है नहीं है, आप ले सकते हैं, वो ऐसी दवाई है। फिर अब जब आपको हाइपर इंसुलिनीमिया हो तो इसके बाद एक होती है टर्म जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को नापते कैसे हैं, या इसको कहते हैं आम तौर पे जिस पे हमें शक होता है डॉक्टर्स को, तो हम उसका जो होता है खाली पेट शुगर चेक कराते हैं, फिर उसे कहते हैं कि 2 घंटे बाद करा लें। या फिर एक टेस्ट होता था जो आजकल कम होता है, उसको कहते हैं GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। यानी हम एक बंदे को 100 ग्राम खाली पेट पहले उसकी शुगर चेक करते हैं, यूरिन चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसको 100 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं पानी में मिला के, फिर हर आधे घंटे बाद उसकी शुगर चेक करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि ये 180 से ऊपर चली गई है तो फिर ये डायबिटिक है, फिर हम लेबल कर देते हैं। फिर उसे हम मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाते हैं कि आप ये ना खाएं, ये ना खाएं, इस ना करें, या दवाई खा लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन असल में उसका नहीं है। अब जो है, जो हमने सर्च करके, हमारी एकेडमी ने ये चीज़ देखी है कि ये फास्टिंग शुगर चेक कराएं तो उसके साथ एक टेस्ट होता है फास्टिंग इंसुलिन लेवल, ये लाजमी कराएं। कि जब आप देख रहे हैं कि मेरी खाली पेट शुगर इतनी है, तो आपको खाली शुगर को तो हज़म करना है, मेटाबोलाइज करना है इंसुलिन में, तो आप अपनी इंसुलिन लाजमी चेक कराएं। और एक टेस्ट होता है सी पेप्टाइड, ये 3 टेस्ट करवाएंगे, या चौथा टेस्ट एक है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका फैटी लिवर है, प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, या आपको कोई और तकलीफ़ है। तो उसका एक फार्मूला है जो मैं आप अगर चाहें तो बता सकता हूँ। वो बड़ा आसान फार्मूला है। वो जितने यूनिट आपकी फास्टिंग इंसुलिन है उसको फास्टिंग ब्लड शुगर से मल्टीप्लाई करें, और जो भी रिज़ल्ट आए उसको 405 पे तकसीम कर दें। और अगर आपका रिज़ल्ट 1 से ज़्यादा है,
तो आप समझ लें कि आप प्री डायबिटिक हैं। अगर डॉक्टर सईद, अगर देखिए ये तो हम चले जाते हैं टेक्निकल टर्म्स, हमारी जो ऑडियंस देख रही है वो इतना ज़्यादा मैथ साइंस, देखिए मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, इतना एफर्ट कोई भी नहीं करेगा। अगर मैं दूसरे कहूँ तो वो आपके पास आ जाएंगे, आप जैसे काबिल डॉक्टर्स के पास आ जाएंगे, डॉक्टर आएँ और जो पढ़े लिखे हैं, जो कर सकते हैं, वो इतना मैथ कर लें। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं वो डायरेक्ट अपने ये टेस्ट जो आपने बताए हैं, ये टेस्ट अपने करवाएं, डॉक्टर से आके जो है मशवरा कर लें कि ये मेरी सिचुएशन है, ये डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं मैंने अपने आप को कैसे लेकर चला। इसमें थोड़ी सी अर्ली है ये चीज़, पहले है, क्योंकि 95% डॉक्टर्स अभी ये नहीं मानते नहीं कि वो यही मानते हैं कि शुगर हो गई है तो इसकी दवाइयाँ खाओ, पहले दवाइयाँ खाओ, एक दवाई दो दवाई। अगर हम इसमें वेट लॉस को ऐड करते हैं कि अगर किसी को शुगर हो गई है, अर्ली स्टेज पर है, डॉक्टर ने उनको कहा दवाइयाँ खाएं, तो इसमें वो अपनी डाइट से इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? और इसके साथ हम अपना ना इसको अच्छे से वाइंड अप करते हैं कि जिनको डायबिटीज़ हो गई है, आपने जिस तरह बताया अर्ली स्टेज पर है, तो अब उनको आपके मुताबिक अपने आप को डाइट प्लान को कैसे लेकर चलना चाहिए कि वो कंट्रोल में रहे? बिल्कुल सही आपने कहा, हम शुगर को छोड़ देते हैं, हम ये कहते हैं कि शुगर नहीं है, आपने ठीक करना है अपने फैटी लिवर को, समझे, यहाँ से है, बेस को आपने पकड़ना है, फैटी लिवर को और मोटापे को ठीक करना है, वेट को है, तो वो उसका क्या आप मैंने ये जितनी भी बात की है इसका मतलब है उसका जो ज़्यादा का उसका जो करने वाली चीज़ है ना वो है इंसुलिन को लो करना है, आपने हाइपर इंसुलिनीमिया को लो करना है। अब उसका आसान तरीका है कि अगर आपने एक चीज़ छोड़नी है तो उसका मतलब है उसकी जो वजह है उसको छोड़ दें। इंसुलिन की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप नान, कुलचा, रोटी, डबल रोटी, बोतल जूस, चावल, बेकरी की चीज़ें और फल खाते हैं, तो उस वक़्त आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अब आप इनने ये चीज़ें फ़र्ज़ करें कम कर दी हैं अपनी लाइफ में, डाइट में, तो कम कर दी हैं तो इंसुलिन की ज़रूरत भी कम होगी। अब वो इंसुलिन जो ज़्यादा निकल रही थी, एक तो वो कम हो जाएगी, दूसरी फ़ायदेमंद हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि कोई भी बंदा बग़ैर इंटरमिटेंट फास्टिंग या रिस्ट्रिक्टेड टाइम ईटिंग या वाटर फास्टिंग, मुख्तलिफ इसके नाम हैं, या आजकल जिस तरह रमज़ान मुबारक में हम ड्राई फास्टिंग करते हैं, तो इसके बग़ैर कभी भी वेट लॉस नहीं हो सकता, चाहे आप भूखे भी रह लें, तो ये ऐसा नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सिंपल रीज़न ये है कि जो भी हम खाते हैं ना, 4 से 5 घंटे लगते हैं उसको यूटिलाइज़ होने में, या वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपका चलने फिरने में, उठने बैठने में काम आ जाएगा, दौड़ने भागने में, तो या उसकी फ़ैट बन जाएगी। उसके बाद 5-6 घंटे चाहिए, वो होता है एक टर्म हमारी ज़बान में होता है ग्लूकोन्यूजेनेसिस, वो ग्लूकोज जो हमारे लिवर में और हमारे पट्ठों में जमा होता है, फिर उसकी बारी आती है, ठीक है। उसके बाद होती है एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोफेजी, ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है और ये मैं रमज़ान में बताऊंगा कितनी कमाल की चीज़ है। तो ये हमारे रोज़े की हालत में ऑटोफेजी हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद साबित होती है? सबसे ज़्यादा ऑटोफेजी होती है कि जितने भी हमारे डैमेज प्रोटीन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, उसको एक लाइसोसोम एक जगह होती है सेल के अंदर जो अपने अंदर उसको खींच लेता है। तो जब हम नहीं खाते तो वो फिर अल्लाह ताला का कुदरत ऐसी है कि उसको हमारी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वो उन्हीं सेल्स को खाना शुरू कर देती है, फैट सेल्स को। हाँ, जिस तरह हम बचे हुए टुकड़े हैं, सूखे हुए हैं, कुछ और नहीं है, भूख लगी हुई है, तो वो खाना शुरू कर दे, इसी तरह बिल्कुल उसकी एक मिसाल है। लेकिन अगर जैसे जब हमने हुआ है और हम लोगों ने फ़ौरन से, लेकिन अब ऑयली चीज़ों पर आ जाते हैं, तो भरे हुए ऑयल के लाइक अफ्तारी, तो उससे हमारी ऑटोफेजी इफेक्ट होती है? बिल्कुल होती है। ऑटोफेजी के लिए सबसे पहले तो ये चाहिए कि आपको कम से कम 18 घंटे चाहिए वाटर फास्टिंग में, जब आप खाते कुछ नहीं है, पानी पी सकते हैं। लेकिन ड्राई फास्टिंग में ये 3 टाइम नीचे आ जाती है, 18 घंटे से 6 घंटे पे आ जाती है, ये एक कमाल है। यानी आपके अगर रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा आजकल ऑलमोस्ट 13 घंटे का है, तो 13 घंटे में 6 घंटे में आपकी ऑटोफेजी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें फिर वही बात है कि आपने खाना क्या है, अफ्तारी के बाद आपने क्या खाना है। तो आपका जो सवाल है उसको मैं इस तरह करके लूँगा जिस तरह के मैं खुद करता हूँ और अपने मरीज़ों को भी बताता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो है ना 22 घंटे का रोज़ा रखूँ, और मेरा ऑलमोस्ट 80-90% यही रूटीन है पिछले 2-3 साल से।
ना भी हो रमज़ान तो मैं इसी तरह रोज़ा रखता हूँ। उसका तरीका मैं आसान सा बता देता हूँ ताकि आपके टाइम भी कम होगा। सबसे पहले मैं ये लेता हूँ कि एक बॉटल जो है ना आप 1.5 लीटर की, उसमें 3 या 4 नींबू निचोड़ लेते हैं और उसमें नमक डाल लेते हैं। तो उसको अगर नीम गर्म कर लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है, और अगर बाज़ औक़ात नीम गर्म पसंद नहीं आता लोगों को तो वो थोड़ा सा नॉर्मल ले लें। तो नीम गर्म अगर होगा तो उसका 1 गिलास पिएँ, 1 खजूर खा लें, फिर 1 गिलास पिएँ। फिर आपके भान जो भी बनी हुई चीज़ है उसमें कोशिश करें कि थोड़ी बहुत पकौड़ियाँ या चने की चाट, और उसमें सैलड ज़्यादा हो। जिस तरह सैलड को हम समझते हैं कि खीरा और उसके पत्ते हैं, ये सैलड नहीं है। सैलड में हरी मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, बंद गोभी है, सफ़ेद गोभी है, गाजर है, मूली है, रेड मूली है, चुकंदर है, शलजम है, सलाद के पत्ते हैं, आइसबर्ग हैं। ये 13 चीज़ें हैं जो कि सैलड हैं या कच्ची खाई जा सकती हैं। एक तरीका तो ये है कि वो जो आपने पकौड़ियाँ वगैरह बनाई हुई हैं ना उसमें ये डाल लें और उसका बाउल भर लें, वो खा लें आप। ठीक है। उसके बाद आप नमाज या जो भी आपकी हाजात है पूरी करें। तो खाना जो आपने खाना है ना 9-10 बजे खाएं। सही हो गया। ठीक है कि लाइक पूरा अफ्तारी के फ़ौरन से बाद से नहीं खाना। अब 9-10 बजे जो भी आपने खाना खाएं। बेस्ट ये है कि आप जो उसमें खाने में ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना, बेहतरीन ये है कि सरसों का तेल का हो, देसी घी का हो, मक्खन का हो, क्रीम का हो या कोकोनट ऑयल का हो। और जितना आप बच सकते हैं ये अल्ट्रा रिफाइंड ऑयल जो हैं जितने भी हैं इनसे बचें। ये ज़्यादा नुकसान देते हैं दिल को भी, खून की नालियों को भी, दिमाग को भी, फैटी लिवर को भी। सबसे ज़्यादा बीमारी की जड़ यही होते हैं। ये इनको हम कहते हैं अल्ट्रा रिफाइंड सीड ऑयल या अल्ट्रा रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। तो इसमें ना पकाओ। फिर आप 10 बजे जो खा लिया आपने, उसके बाद आपने पानी पीना है। ग्रीन टी पी लें, ब्लैक टी पी लें, आप कॉफ़ी पी लें, लेकिन उसमें शक्कर और दूध नहीं डालना। सुबह जब सहरी के लिए आप उठें तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि 1 कप कहवा बनाएं, उसके अंदर 4-5 चम्मच बलाई के डाल लें। आप बलाई डाल लें या उसके अंदर क्रीम डाल लें या उसके अंदर 4 चम्मच जैतून का तेल डाल लें। ठीक है। इसको मिक्स करके पी जाएँ, 2-3 गिलास पानी पिए रखें। और कभी भी जो सहरी अपनी है 10 बजे यकदम ना लेकर आएँ। उसको शुरू में अगर सहरी बंद होती है 5 बजे तो पहले 2-3 दिन उसको 3 बजे ख़त्म कर लें। बाद में पानी पीते रहें बेशक। फिर कुछ दिनों के बाद उसको 2 बजे 1 बजे लेकर आएँ। फिर 12 बजे आप तो सहरी 4 बजे उठ के पानी भी पी सकते हैं। पानी पी सकते हैं आप। पानी तो आप एंड तक पी सकते हैं, जितना मर्जी पी लें आप। तो इस तरह आपका क्या होगा, आपकी फास्टिंग जो है वो हो जाएगी 18 घंटे की। बिल्कुल 18 घंटे की फास्टिंग होगी, क्योंकि 18 घंटे के बाद आपकी बॉडी की जो फैट है वो मेटाबॉलाइज होना शुरू होती है, उसके बगैर नहीं होती। आपने देखा होगा कि अक्सर रमज़ान में लोग कहते हैं जी हमारा वज़न कम हो गया, हमने ये किया है। तो वो जो वेट लॉस होता है वो वाटर वेट लॉस होता है, क्योंकि हर कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम अपने अंदर 3 ग्राम वाटर साथ रखता है। तो आपने अक्सर देखा होगा जब हम शुरू में डाइटिंग करते हैं या वॉक करते हैं ना, तो हमारा 2-3 kg जो है वो निकल जाता है, हम बड़े खुश होते हैं। वो सिर्फ ये होता है कि वो हमारा अंदर पानी जमा होता है जो निकलता है। असल में जो आपका वेट लॉस होता है वो होता है जब आप ये करते हैं, 18 घंटे की फास्टिंग शुरू करते हैं, उसके बाद आपकी फ़ैट मेटाबॉलाइज शुरू होती है उसमें है। एक इसमें मैं ये बता दूं कि जो लोग ये काम करना चाहते हैं, पहले तो हम कहते हैं कि आम बंदों को कि डेली आपकी जो प्रोटीन है 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट होनी चाहिए। बच्चों में 2 ग्राम प्रोटीन, और प्रोटीन कभी फैट के बगैर नहीं लेनी। यानी अंडा खाना है तो जर्दी लाजमी खानी है, जर्दी पहले खानी है, सफ़ेदी बेशक छोड़ दें, सफ़ेदी ना खाएं क्योंकि उसमें फ़ैट है। तो जो रोज़ों में जिन्होंने ये क्रैश प्रोग्राम करना है, जल्दी अपना वेट लॉस करना है, वो अपनी प्रोटीन को कम करें। 2 बोटी 3 बोटी बड़ा गोश्त खा लें, या 2 अंडे खा लें, या 2 पीस चीज़ के स्लाइस के 2 पीस खा लें। इससे उनकी प्रोटीन 20 मिलीग्राम 25 मिलीग्राम के करीब होगी, तो उनका वेट लॉस जल्दी होगा और उनकी हेल्दी वेट में वो जल्दी कन्वर्ट होंगे या बेहतर होंगे। इसमें मैं लास्ट चीज़ एक ऐड करना चाहता हूँ कि जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है,
वो ये है कि अगर आप, हम कहते हैं जी वॉक हम कर नहीं सकते, तो मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ कि हर नमाज के बाद आपने 5 या 10 मिनट अपने कमरे में चलना है, सेन में चलना है, छत में चलना है, गली में चलना है, पार्क में नहीं जा सकते तो छोड़ दें। तो 10 से 15 मिनट हर नमाज के बाद आप चलें, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप यानी रोज़ा खोलने के टाइम से 1-2 घंटा पहले अगर आप वॉक करते हैं और आप 5000 से 10,000 स्टेप कर लेते हैं, तो यकीन जाने कि आपका वेट इतना ज़्यादा और इतना जल्दी ठीक होगा कि आप हैरान हो जाएंगी कि ये कितना ज़्यादा हो जाता है। लास्ट चीज़ मैं कहने से नहीं रुकूंगा कि कुरान पाक में 12 महीनों के नाम नहीं हैं, सिर्फ एक महीने के नाम अल्लाह ने रखा है, वो नाम है रमज़ान। जितने शबान, शवाल, जितने भी अरबी के महीने, वो अरब के लोगों ने हज़ारों साल पहले रखे होंगे, लेकिन अल्लाह ने एक ही नाम रखा है, एक ही महीने का, रोज़ रमज़ान। तो रमज़ान का मतलब क्या है? जल जाना। अब हम जो डॉक्टर हैं या थोड़े बहुत साइंसदान हैं, हम कहते हैं इससे आपकी ऑटोफेजी होगी, जितनी गलत मादे आपके अंदर हैं जिस्म में, वो अगर आप सही तरीके से रोज़ा रखें, जिस तरह के सहाबा किराम, जिस तरह के अल्लाह के नबी हज़रत अली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक, इस तरह के लोग रोज़ा रखते थे, हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए उस तरह रोज़ा रखें कि एक खजूर मिली है तो फिर भी रोज़ा रख लिया, कोई मांगने वाला आ गया तो अफ्तारी सारी उसको दे दी है। इसको कहते हैं लॉन्ग फास्टिंग। नई दुनिया में 6 दिन का रोज़ा रखें, 7 दिन का रोज़ा रखें, खाएं कुछ ना, पी लें पानी बस। तो इस पे अमल करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, और हम वही नारा लगाते हैं, आओ मिलके पाकिस्तान से शुगर, ब्लड प्रेशर, PCOS, मेटाबॉलिक डिजीज़ को भगा दें। मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन का भी बहुत मशहूर हूँ, और डॉक्टर अरूज का आपका तो स्पेशली थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है हमारे तमाम नाजरीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। जो आपके कोई क्वेश्चन हो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मिलते हैं पेन रिलीफ सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड।